नमस्कार। आज किस्सा 1997 का है। थाईलैंड की मुद्रा बात टूटनी शुरू हुई। पहले लगा ये सिर्फ थाईलैंड की समस्या है, फिर दबाव इंडोनेशिया पहुंचा, फिर मलेशिया, फिर साउथ कोरिया, और देखते देखते एशिया की फाइनेंशियल कहानी हिल गई। समस्या ये नहीं थी कि इन देशों पर कर्ज था, समस्या ये थी कि बहुत सा कर्ज विदेशी मुद्रा में था, ज्यादातर डॉलर में, और कमाई लोकल करेंसी में। बैंक और कंपनीज ने शॉर्ट टर्म डॉलर लोन्स लिए थे। कई जगह करेंसी रिस्क को हेज भी नहीं किया गया था। जब तक करेंसी स्टेबल थी ये कर्ज सस्ता लगा, लेकिन जैसे ही करेंसी टूटी वही सस्ता कर्ज पहाड़ बन गया। जैसे आपकी सैलरी रुपए में आए और ईएमआई डॉलर में कटे। यही 1997 का सबसे बड़ा सबक था। कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन किस मुद्रा में कर्ज है और कमाई किस मुद्रा में है, यह देश की किस्मत बदल सकता है। एशिया ने उस संकट से एक और सबक सीखा। अगर देश को मजबूत बनाना है तो कर्ज अपनी करेंसी में लेना होगा, अपना बॉन्ड मार्केट गहरा करना होगा, और विदेशी निवेशक को डॉलर लोन के बजाय लोकल करेंसी बॉन्ड्स में लाना होगा। अब 2026 में आइए, रुपया दबाव में है, विदेशी निवेशक इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, कच्चा तेल महंगा है, डॉलर मजबूत है, और ऐसे समय में सरकार और आरबीआई ने फॉरेन इन्वेस्टर्स से कहा शेयर बाजार पसंद नहीं आ रहा तो सरकारी बॉन्ड में आइए। सरकारी बॉन्ड से ब्याज और कैपिटल गेन पर भारत में टैक्स एग्जम्पशंस मिलेगी। रास्ता खुला है। 15 साल, 30 साल, 40 साल के लंबे गवर्नमेंट बॉन्ड्स तैयार हैं। सवाल यह है, क्या ये इंडिया के बॉन्ड मार्केट को मजबूत करेगा या हॉट मनी का नया दरवाजा खोलेगा? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में बात उस बाजार की जो आम आदमी को कम दिखता है लेकिन सरकारों को सबसे ज्यादा डराता है। वो है बॉन्ड मार्केट। अमेरिका के राजनीतिक रणनीतिकार थे जेम्स कार्विल। उन्होंने एक बार कहा था, अगर दोबारा जन्म मिले मुझे तो मैं बॉन्ड मार्केट बनना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड मार्केट सबको डरा सकता है। ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन दुनिया की सरकारें जानती थीं कि इसमें मजाक कम, सच्चाई ज्यादा है। स्टॉक मार्केट गिरता है तो हेडलाइंस बनती हैं, बॉन्ड मार्केट गिरता है तो सरकार का बजट हिलता है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव सामान्य माना जाता है, बॉन्ड मार्केट में उतार चढ़ाव भरोसे पर सवाल बन जाता है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट तय करता है सरकार कितने ब्याज पर कर्ज लेगी, कंपनियां कितने ब्याज पर पैसा जुटाएंगी, बैंक लोन्स कितने महंगे होंगे, ईएमआई का माहौल कैसा होगा, करेंसी पर भरोसा कितना रहेगा, और दुनिया किसी देश की पॉलिसी को कितना क्रेडिबल मान रही है। यानी बॉन्ड बाजार सिर्फ ट्रेडर का बाजार नहीं है, ये भरोसे का थर्मामीटर है। और ये थर्मामीटर अचानक तेज बुखार दिखाने लगे तो सरकारों की नींद उड़ जाती है। अब इसका साइज समझिए। दुनिया का फिक्स्ड इनकम यानी बॉन्ड मार्केट करीब 145 ट्रिलियन डॉलर का है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 127 ट्रिलियन डॉलर के पास है। यानी दुनिया में बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट से ज्यादा बड़ा है। लेकिन हमारे यहां आम चर्चा स्टॉक मार्केट पर होती है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स रोज दिखते हैं, बॉन्ड मार्केट चुपचाप चलता है, लेकिन उसका असर ज्यादा गहरा होता है। स्टॉक मार्केट रोज शोर करता है, बॉन्ड मार्केट चुपचाप फैसला सुनाता है। भारत में तस्वीर दिलचस्प है। 5 जून 2026 को इंडिया का इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 461 लाख करोड़ रुपए के करीब था। डॉलर में देखें तो करीब 4.84 ट्रिलियन डॉलर। अब बॉन्ड मार्केट देखिए, मार्च 2025 तक इंडिया का टोटल बॉन्ड मार्केट 238 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। डॉलर में करीब 2.78 ट्रिलियन डॉलर। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का हिस्सा सबसे बड़ा है। 12 मई 2026 तक आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करीब 112 लाख करोड़ रुपए के करीब थी। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट भी छोटा नहीं है। दिसंबर 2024 तक आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स करीब 51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थे। यानी इंडिया में इक्विटी मार्केट बॉन्ड मार्केट से बड़ा दिखता है, लेकिन बॉन्ड मार्केट भी इकोनॉमी की बैकबोन है। इक्विटी मार्केट बताता है कि कंपनीज की वैल्यू क्या है, बॉन्ड मार्केट बताता है कि सरकार और कंपनीज किस कीमत पर पैसा जुटा रही हैं। स्टॉक मार्केट वेल्थ का मूड बताता है, बॉन्ड मार्केट बोरोइंग की कॉस्ट बताता है।
और अगर बोरोइंग की कॉस्ट बिगड़ी तो असर गवर्नमेंट बजट, कॉर्पोरेट कैपेक्स, बैंक की रेट्स, ईएमआई और रुपए तक जाता है। अब सवाल है, सरकार और आरबीआई ने आखिर किया क्या? पहले इसको आसान भाषा में समझ लीजिए। विदेशी निवेशक भारतीय इक्विटी मार्केट से बहुत पैसा निकाल चुके हैं। इस साल अब तक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है। रुपए में दबाव है, कच्चे तेल की कीमतें चिंता बढ़ा रही हैं, डॉलर मजबूत है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर भारत की लॉन्ग टर्म स्टोरी को पूरी तरह नकार नहीं रहे हैं। वो कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं। ग्रोथ दिख रही है लेकिन वैल्यूएशन महंगी है। बाजार बड़ा है लेकिन रुपी रिस्क है। शेयर बाजार में रिटर्न मिला लेकिन रुपया अगर गिर गया तो डॉलर में रिटर्न घट जाएगा। यही फॉरेन इन्वेस्टर की सबसे बड़ी चिंता है। असली सवाल है, इंडिया में कमाऊंगा कितना और डॉलर में बचाऊंगा कितना। इसलिए सरकार और आरबीआई ने दूसरा रास्ता खोल दिया। इक्विटी से पैसा निकल रहा है तो डेट में पैसा बुलाइए। शेयर मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर जा रहा है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आने का कारण दीजिए। यही इस फैसले की जड़ है। अब आसान भाषा में समझिए, गवर्नमेंट बॉन्ड होते क्या हैं? जब सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वह बाजार से कर्ज लेती है, इसके बदले एक पेपर जारी करती है। ये पेपर कहता है आज आप सरकार को पैसा दीजिए, सरकार आपको तय समय तक ब्याज देगी और जब मैच्योरिटी आएगी तो मूल पैसा वापस कर देगी। यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जीसैक कहलाता है। सरल भाषा में ये सरकार की उधारी है और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट वह जगह है जहां सरकार अपनी जरूरत का पैसा जुटाती है। अब फॉरेन इन्वेस्टर इसमें क्यों आएगा? बात यह है क्योंकि उसे ब्याज मिलेगा और रुपये बहुत कमजोर नहीं हुआ तो उसे डॉलर में भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अगर इंडियन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में शामिल होंगे तो कई ग्लोबल फंड्स को इंडियन बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं। अब पहले व्यवस्था क्या थी और अब क्या हुआ, इसका अंतर समझिए। फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा सकते थे पहले भी, लेकिन रास्ते सीमित थे। एक रास्ता था जनरल रूट, इसमें कई तरीके की लिमिट्स थी। किन सिक्योरिटीज में पैसा लग सकता है, कितना पैसा लग सकता है, किस इन्वेस्टर की होल्डिंग कितनी होगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना होगा, किसी एक बॉन्ड में कंसंट्रेशन कितना होगा, तमाम तरीके की लिमिट्स थी। और दूसरा रास्ता था एफएआर का, जिसे हम फुली एक्सेसिबल रूट कहते हैं। हिंदी में अगर कहें तो पूरी पहुंच वाला रास्ता, जहां पर आपकी पूरी पहुंच होती है। इसमें सेलेक्टेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खुले होते थे। ये थोड़े ज्यादा खुले होते थे, इनमें कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी। अब सरकार और आरबीआई ने यही एफएआर रूट बड़ा कर दिया। अब नए 15 साल के, 30 साल के और 40 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड एफएआर में शामिल होंगे। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी एलिजिबल टेन्योर वाले इसमें शामिल हो जाएंगे। यानी फॉरेन इन्वेस्टर लंबे समय वाले इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अब पैसा आसानी से लगा सकेंगे। ये बात मामूली नहीं है, क्योंकि लंबी अवधि के बॉन्ड्स में आमतौर पर पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स जैसे बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इंटरेस्ट लेते हैं। ये इन्वेस्टर ट्रेडिंग के लिए नहीं आते, लंबी अवधि की स्ट्रेटजी के लिए आते हैं। और सरकार भी यही चाहती है कि ऐसा पैसा इंडिया के बॉन्ड मार्केट में आए। अब टैक्स वाला दांव समझिए। पहले फॉरेन इन्वेस्टर को गवर्नमेंट सिक्योरिटी से होने वाली इंटरेस्ट इनकम पर 20% टैक्स देना होता था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी 30% लगता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5% लगता था। अब नई व्यवस्था में एफपीआईज और एफआईआईज को गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिलने वाली इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन टैक्स दोनों पर एग्जम्पशन दे दी गई है। ये एग्जम्पशन 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। सरल भाषा में समझिए कि विदेशी निवेशक इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड में ब्याज भी कमाएं, बॉन्ड बेचकर मुनाफा भी कमाएं और दोनों पर इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं दें। ये बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि बॉन्ड इन्वेस्टर ग्रॉस रिटर्न नहीं देखता, नेट रिटर्न देखता है। टैक्स के बाद कितना बचा, यही असली सवाल होता है। अब सरकार कह रही है टैक्स की चिंता छोड़िए, इंडियन बॉन्ड्स में आइए। तीसरा बदलाव क्या किया गया? जनरल रूट की रिस्ट्रिक्शन आसान की गई। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट हटाई गई, कंसंट्रेशन लिमिट हटाई गई, सिक्योरिटी वाइज इन्वेस्टमेंट की लिमिट हटाई गई। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ओवरऑल लिमिट अभी भी बनी हुई है। यह सबसे बड़ा कैच है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में एफपीआई की जो ओवरऑल लिमिट है वो 6% है, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड में 2% है। यानी कि रास्ता चौड़ा हुआ है, लेकिन देश ने पूरा दरवाजा बेधड़क नहीं खोला है। अब सवाल, भारत के बॉन्ड मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर की हिस्सेदारी अभी कितनी है और गैप कितना है? यहां पिक्चर बड़ी रोचक है।
12 मई 2026 तक इंडिया में टोटल आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करीब 112.42 लाख करोड़ रुपए की थी। इसमें एफपीआई की होल्डिंग करीब 3.75 लाख करोड़ थी, यानी सिर्फ 3.34%। एफएआर एलिजिबल बॉन्ड का स्टॉक करीब 47.63 लाख करोड़ रुपए था। इसमें एफपीआई की होल्डिंग करीब 3.21 लाख करोड़ रुपए थी, यानी एफएआर स्टॉक का 6.74%। मतलब भारत का गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर अभी उसमें बहुत छोटे खिलाड़ी बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन ग्लोबल प्लेयर्स अभी किनारे खड़े हुए हैं। अब दुनिया से तुलना देखिए, तब आपको ये पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी। आईएमएफ की लोकल करेंसी बॉन्ड होल्डिंग मॉनिटर में फॉरेन इन्वेस्टर शेयर का अंदाजा देखिए। साउथ अफ्रीका में लोकल करेंसी गवर्नमेंट डेट में फॉरेन शेयर करीब 25% है। मलेशिया में ये करीब 21% है। मैक्सिको में 14% है। इंडोनेशिया में 14% है। ब्राजील में 10% है। चाइना में करीब 5% है और इंडिया में करीब 3% है। यानी इंडिया का बॉन्ड मार्केट ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिहाज से अभी अंडर ओन्ड है। सरकार और आरबीआई इसी गैप को भरना चाहते हैं। दुनिया के कई इमर्जिंग मार्केट्स ने फॉरेन इन्वेस्टर को लोकल करेंसी बॉन्ड में जगह दी है। इससे उन्हें फायदा भी हुआ है, मार्केट गहरा हुआ है, लिक्विडिटी बढ़ी है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का बेस मिला है, लेकिन रिस्क भी आया है। जब ग्लोबल पैनिक हुआ तो यही फॉरेन इन्वेस्टर बॉन्ड्स बेचकर निकल गए। करेंसी पर दबाव आया, यील्ड ऊपर गई, सरकार की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ी। 2013 के टेपर टेंट्रम को याद कीजिए, कई इमर्जिंग मार्केट की सांसें इसी कारण उखड़ी थीं। तो लेसन साफ है, फॉरेन मनी मार्केट को गहरा करती है, लेकिन ग्लोबल पैनिक में मार्केट को हिला भी देती है। फॉरेन मनी अच्छा नौकर है, लेकिन खतरनाक मालिक है। उसे मार्केट में जगह दीजिए, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह उसके हाथ में मत दीजिए। अब सरकार और आरबीआई अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह समझना जरूरी है। दरअसल 3 दबाव एक साथ आए हैं। पहला, इक्विटी मार्केट में फॉरेन मनी लगातार निकल रहा है। दूसरा, कच्चा तेल और इंपोर्ट बिल चिंता बढ़ा रहे हैं। और तीसरा, रुपया कमजोर है। अगर आरबीआई सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर रुपए को बचाने की कोशिश करता है तो ग्रोथ पर चोट पहुंचेगी, लोन महंगे होंगे, कंजम्पशन कमजोर होगा, इन्वेस्टमेंट धीमा पड़ सकता है। इसलिए दूसरा रास्ता चुना गया, रेट बढ़ाए बिना डॉलर इनफ्लो बुलाओ, गवर्नमेंट बॉन्ड को अट्रैक्टिव बनाओ, टैक्स हटाओ, एफएआर खोलो और फॉरेन इन्वेस्टर से कहो इंडिया के डेट मार्केट में आइए। ये ऐसा है जैसे घर में पानी कम हो, आप खर्च घटाकर काम चला सकते हैं या नई पाइपलाइन जोड़कर काम चला सकते हैं। सरकार और आरबीआई नई पाइपलाइन जोड़ने का काम कर रही है। पाइपलाइन का नाम है फॉरेन मनी इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब इससे फायदा क्या होगा, पहले ये समझिए। पहला और सीधा फायदा होगा, रुपए को सहारा मिल सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदेंगे, उन्हें डॉलर लाकर रुपए में बदलना होगा। डॉलर आएगा, रुपए की डिमांड बढ़ेगी, करेंसी पर प्रेशर कम हो सकता है। दूसरा फायदा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ सकती है। डिमांड बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स के प्राइजेज हैं वो ऊपर जा सकते हैं। प्राइजेज ऊपर गए तो यील्ड नीचे आ जाएगी। अब यील्ड को आसान भाषा में समझिए, अगर सरकार को पैसा उधार लेना है और लोग उसके बॉन्ड्स खरीदने को तैयार हैं तो सरकार को बहुत ज्यादा ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी बोरोइंग कॉस्ट कम हो सकती है। तीसरा फायदा, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को सिग्नल मिलेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पूरी इकोनॉमी की बेंचमार्क होती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की प्राइसिंग उससे जुड़ी होती है, बैंक की लेंडिंग रेट्स उससे जुड़ी होती हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट गहरा हुआ, लिक्विडिटी आई तो पूरी इकोनॉमी में मनी प्राइसिंग बेहतर हो सकती है। चौथा फायदा, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। भारत को सड़क, रेलवे, अर्बन डेवलपमेंट, ग्रीन प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस जैसे क्षेत्रों के लिए लॉन्ग टर्म मनी चाहिए। अगर 15 साल, 30 साल और 40 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड में फॉरेन डिमांड बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म फंडिंग का बेस मजबूत हो सकता है। पांचवा फायदा, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी का। जब पेंशन फंड्स, सॉवरेन फंड्स और ग्लोबल बॉन्ड फंड्स इंडियन बॉन्ड्स खरीदते हैं तो इंडिया ग्लोबल फिक्स्ड इनकम मैप पर मजबूत दिखता है। ये सिर्फ पैसा नहीं होता, ये मार्केट क्रेडिबिलिटी भी होती है। अब रिस्क भी समझ लीजिए क्योंकि वो भी जरूरी है। पहला रिस्क, टैक्स फेयरनेस। फॉरेन इन्वेस्टर को गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट और कैपिटल गेन पर टैक्स एग्जेम्पशन मिल रही है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर को डेट फंड, बॉन्ड इनकम और इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। तो सवाल लाजमी है, देशी इन्वेस्टर टैक्स दे, विदेशी इन्वेस्टर
टैक्स फ्री हो जाए। ये गैरों पर करम अपनों पर सितम जैसी स्थिति क्यों? सरकार का तर्क होगा हमें फॉरेन कैपिटल चाहिए, ग्लोबल कंपटीशन में टैक्स फ्रेमवर्क अट्रैक्टिव बनाना होगा, रुपए को सपोर्ट चाहिए, बॉन्ड मार्केट को डीप करना है। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी सवाल कमजोर नहीं है। अगर घर के सदस्य से पूरा किराया लिया जा रहा है तो बाहर से आए किराएदार को डिस्काउंट क्यों दिया जाए? घर में सवाल उठना लाजमी है। दूसरा रिस्क, हॉट मनी का। फॉरेन पोर्टफोलियो मनी फैक्ट्री नहीं लगाता, वर्कर्स हायर नहीं करता, प्लांट नहीं लगाता, बॉन्ड खरीदता है। जरूरत पड़ती है तो बेचकर चला जाता है। आज उसे इंडिया का यील्ड अच्छा लगा तो यहां आएगा, कल यूएस बॉन्ड यील्ड बेहतर लगी, डॉलर मजबूत हुआ, ऑयल शॉक आया, रुपये कमजोर हुआ तो निकल जाएगा। हॉट मनी का स्वभाव यही है, ठंडे मौसम में पास बैठता है, गर्मी लगी तो उड़ जाता है। तीसरा रिस्क, रुपए में उतार चढ़ाव का। फॉरेन मनी आएगा तो रुपए को सहारा मिलेगा, लेकिन अगर किसी शॉक में पैसा निकला तो रुपया अचानक दबाव में आ सकता है। बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट दोनों हिल सकते हैं। चौथा रिस्क, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स का। 15 साल, 30 साल और 40 साल के बॉन्ड्स लंबी अवधि के होते हैं। इनकी कीमत इंटरेस्ट रेट में बदलाव से ज़्यादा हिलती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ी और यील्ड ऊपर गई तो इन बॉन्ड्स की कीमत गिर सकती है। फॉरेन इन्वेस्टर ऐसी स्थिति में तेजी से एग्जिट कर सकते हैं। पांचवा रिस्क है पॉलिसी क्रेडिबिलिटी का। बॉन्ड मार्केट सिर्फ टैक्स छूट नहीं देखता, बॉन्ड मार्केट भरोसा देखता है, फिस्कल डिसिप्लिन देखता है, इन्फ्लेशन देखता है, करेंसी की स्टेबिलिटी देखता है, पॉलिटिकल और पॉलिसी क्रेडिबिलिटी देखता है। अगर मार्केट को लगे कि टैक्स रिलीफ सिर्फ रुपये बचाने का शॉर्ट टर्म तरीका है तो भरोसा पूरा नहीं बनेगा। बॉन्ड मार्केट बहुत शांत दिखता है लेकिन उसका फैसला कठोर होता है। वह स्लोगन नहीं सुनता, स्प्रेडशीट देखता है। छठा रिस्क, इनफ्लो गारंटीड नहीं है। टैक्स हटाना इन्विटेशन है, इन्विटेशन पर मेहमान आएंगे ये कहना मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट की गारंटी नहीं है। इन्वेस्टर आएगा तभी जब इंडिया का यील्ड अट्रैक्टिव हो, रुपी रिस्क मैनेजेबल हो, ऑयल प्राइस कंट्रोल में हो, यूएस रेट बहुत ज़्यादा आकर्षक ना हो और इंडिया की पॉलिसी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग रहे। अगर ऑयल महंगा रहा, डॉलर मजबूत हुआ, यूएस यील्ड्स ऊंची रहीं, वेस्ट एशिया का तनाव बढ़ा तो टैक्स रिलीफ के बाद भी एक्सपेक्टेड इनफ्लो कम पड़ सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल, बॉन्ड मार्केट इतना सेंसिटिव क्यों होता है? स्टॉक मार्केट में लोग रोज रिस्क लेते हैं, कंपनी का प्रॉफिट बदला, शेयर प्राइस बदला, मूड बदला, इंडेक्स बदल गया। लेकिन बॉन्ड मार्केट अलग है। बॉन्ड मार्केट गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी का बाजार है। अगर बॉन्ड यील्ड तेजी से चढ़ती हैं तो इसका मतलब मार्केट सरकार से कह रहा है आपका रिस्क बढ़ रहा है, मुझे ज़्यादा ब्याज चाहिए। और जब गवर्नमेंट बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो असर सिर्फ सरकार पर नहीं पड़ता, बजट पर पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर पड़ता है, कॉरपोरेट बोरोइंग पर पड़ता है, बैंक्स पर पड़ता है, लोन रेट्स पर पड़ता है, करेंसी पर पड़ता है। यानी बॉन्ड मार्केट की हलचल इकोनॉमी की नसों तक जाती है। 2022 में ब्रिटेन ने ये देखा। गवर्नमेंट ने टैक्स कट और फिस्कल प्लान्स की घोषणा की, मार्केट को भरोसा नहीं हुआ। यूके गिल्ड्स यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तेज बिकवाली हुई, यील्ड्स उछली, पेंशन फंड्स पर संकट आया, बैंक ऑफ इंग्लैंड को दखल देना पड़ा और सरकार को पॉलिसी पलटनी पड़ी। यही बॉन्ड मार्केट की ताकत है। स्टॉक मार्केट सरकार से नाराज हो तो हेडलाइन बनती है, बॉन्ड मार्केट नाराज हो तो पॉलिसी बदलती है। इसलिए सरकारें बॉन्ड मार्केट से डरती हैं। अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर पर असर समझिए। अगर फॉरेन बाइंग से गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड नीचे आती हैं तो पुराने बॉन्ड्स की कीमत बढ़ सकती है। इससे डेट म्यूचुअल फंड या गिल्ड फंड की एनएवी को फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर यील्ड ऊपर गई तो नुकसान भी हो सकता है। अगर डिमांड बढ़ी और यील्ड पर दबाव कम हुआ तो सरकार को कर्ज सस्ता मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में इसका फायदा इकोनॉमी को हो सकता है। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को सिग्नल देती है। अगर यील्ड स्टेबल रहें तो कॉर्पोरेट बोरोइंग और बैंक रेट पर इनडायरेक्ट असर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ईएमआई तुरंत घट जाएगी। ईएमआई आरबीआई पॉलिसी, बैंक फंडिंग कॉस्ट और इन्फ्लेशन आउटलुक से भी तय होती है। अगर फॉरेन इनफ्लो से रुपये संभलता है तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम हो सकती है। क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर, केमिकल जैसे इंपोर्ट महंगे होने से बच सकते हैं। ये मिडिल क्लास के लिए इनडायरेक्ट रिलीफ है। लेकिन टैक्स फेयरनेस डिबेट रहेगी। डोमेस्टिक इन्वेस्टर पूछेगा, अगर फॉरेन इन्वेस्टर टैक्स फ्री हैं तो हमें टैक्स क्यों देना है? ये सवाल आने वाले दिनों में तेज हो सकता है। अब सवाल ये कि क्या ये मूव सच में काम करेगा? जवाब है काम कर सकता है, लेकिन शर्तों के साथ।
अगर ऑयल प्राइसेस शांत रहे, यूएस बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा ना चढ़ें, डॉलर बहुत स्ट्रांग ना हो, रुपी स्टेबल रहे, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्रेडिबल रहे और ग्लोबल इन्वेस्टर को लगे कि इंडिया का लॉन्ग टर्म डेट अट्रैक्टिव है, तो पैसा आएगा। लेकिन ये कोई गारंटीड चेक नहीं है। मार्केट इन्विटेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस से आता है और कॉन्फिडेंस टैक्स से ज्यादा मैक्रो स्टेबिलिटी से बनता है। अब सरकार और आरबीआई का असली संदेश क्या है? संदेश ये है, हम रुपए को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करेंगे, हम बॉन्ड मार्केट को गहरा करेंगे, हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आसान रास्ता देंगे। लेकिन ये भी सच है, ये मूव रिफॉर्म और मजबूरी दोनों का मिश्रण है। रिफॉर्म इसलिए क्योंकि इंडिया का बॉन्ड मार्केट सच में ग्लोबल कैपिटल के लिए ज़्यादा खुलना चाहिए। मैच्योर मार्केट बनने के लिए फॉरेन पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि रुपी प्रेशर में है, इक्विटी से फॉरेन मनी निकल रही है, ऑयल महंगा है, डॉलर की ज़रूरत है। यानी ये फैसला सिर्फ विकास की कहानी नहीं है, ये बचाव की रणनीति भी है। अब क्लियर कट बात, सरकार और आरबीआई ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का दरवाजा बड़ा खोल दिया है, टैक्स हटाया है, एफएआर बढ़ाया है, इन्वेस्टमेंट लिमिट्स आसान की हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खोले हैं, इससे रुपी को सहारा मिल सकता है, बॉन्ड मार्केट गहरा हो सकता है, गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट पर दबाव कम हो सकता है, फॉरेन कैपिटल आ सकता है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी आएगा, हॉट मनी का रिस्क, रुपए के उतार चढ़ाव का रिस्क, टैक्स फेयरनेस का रिस्क, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड में वॉलेटिलिटी का रिस्क, ग्लोबल शॉक का रिस्क और ये रिस्क कि अगर पैसा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया तो मार्केट पूछेगा अब अगला दाव क्या है। फॉरेन मनी बारिश जैसा है, आ जाए तो खेत हरा कर देता है, अचानक रुक जाए तो फसल अधूरी छोड़ देता है और बहुत तेज आ जाए तो बाढ़ भी ला सकता है। इसलिए फॉरेन कैपिटल का स्वागत कीजिए, लेकिन पूरी खेती उस पर मत टिका दीजिए। इंडिया को फॉरेन मनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है डोमेस्टिक सेविंग, स्टेबल पॉलिसी, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, स्ट्रांग रुपी, क्रेडिबल ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन। सरकार कह रही है आइए इंडियन बॉन्ड्स खरीदिए, टैक्स नहीं लगेगा, रास्ता खुला है, रिटर्न देखिए, लेकिन इन्वेस्टर पूछेगा रुपया कितना स्थिर रहेगा, ऑयल कहां जाएगा, यूएस रेट्स क्या करेंगे, इंडिया की इन्फ्लेशन क्या होगी, फिजिकल डिसिप्लिन कैसा रहेगा और पॉलिसी कितनी भरोसेमंद रहेगी। यही असली परीक्षा है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में भरोसा ब्याज से नहीं स्थिरता से बनता है और रुपी को असली सहारा सिर्फ फॉरेन इनफ्लो से नहीं मिलेगा, उसे सहारा मिलेगा कम ऑयल बिल से, मजबूत एक्सपोर्ट से, स्टेबल इन्फ्लेशन से, क्रेडिबल फिस्कल पॉलिसी से और ऐसी ग्रोथ से जिसमें दुनिया को भरोसा हो। आज का फैसला बड़ा है, ज़रूरी भी है, लेकिन ये आखिरी जवाब नहीं है, ये नया दरवाज़ा है। अब देखना ये है इस दरवाजे से लंबी अवधि का निवेश आता है या शॉर्ट टर्म की हॉट मनी। अगर पेंशन फंड्स, सॉवरेन फंड्स और लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन आए तो भारत का बॉन्ड मार्केट मजबूत होगा। अगर फास्ट मनी आई तो मार्केट को सहारा कम और झटका ज़्यादा लग सकता है। यही आज की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी है और यही आज का क्लियर कट। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर आते हैं किसी बड़ी खबर के पीछे की आर्थिक कहानी और साफ तस्वीर लेकर। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ। नमस्कार।